इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मोस्ट आस्क्ड एफएक्यूज यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल ई इनवॉइसिंग में। तो जीएसटी में जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सिंपलर क्वेश्चन से और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आसान क्वेश्चन पहले और जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। तो ई इनवॉइसिंग बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें B2B इनवॉइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किया जाता है ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि IRP भी हम इसको बोलते हैं। और इस डेटा को, इस ऑथेंटिकेटेड डेटा को फर्दर यूज़ किया जाता है ऑन अदर गवर्नमेंट पोर्टल्स जैसे कि ई-वे बिल पोर्टल और GST पोर्टल, यानी कि GSTR1 भरने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, ई इनवॉइसिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इनिशियली 500 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर था उन एसएससीज पर, उन टैक्स पेयर्स पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल की गई थी और ये हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर के टैक्स पेयर्स के लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर दी गई थी। लेकिन अभी 1 अप्रैल 2021 से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर है उनको भी ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ ई इनवॉइसिंग स्कीमा। तो ये ई इनवॉइसिंग में स्कीमा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्कीमा एक्चुअली है क्या। तो ई इनवॉइसिंग स्कीमा बेसिकली एक स्टैंडर्ड है फॉर इशूइंग ई इनवॉइसेस और ये जो है नोटिफाई किया गया है बाय GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। इस स्कीमा में बेसिकली लिस्ट किया गया है कि कौन कौन सी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी ऑप्शनल फील्ड्स हैं ई इनवॉइसिंग के अंदर, और उसके साथ साथ उनके डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए गए हैं हर फील्ड से रिलेटेड। तो जो टैक्स पेयर्स जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उनको ये स्कीमा फॉलो करना कंपलसरी होता है और जो भी मैंडेटरी फील्ड्स इसमें दिए गए हैं उनमें उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, व्हाट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि IRP। तो जितनी भी ई इनवॉइसेस जनरेट होती हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है टू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि IRP का ही काम है कि जो इनवॉइस डेटा आपने सबमिट किया है वो उस डेटा को वैलिडेट करेगा प्रॉपरली और वैलिडेट करने के बाद वापस कर देगा टैक्स पेयर को, और साथ ही में जनरेट करके देगा एक IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर और एक QR कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRN क्या होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो IRN बेसिकली एक यूनिक कोड होता है जो कि हर इनवॉइस को इशू होता है। ये हर इनवॉइस के लिए यूनिक होता है, ये रिपीट नहीं होता। और अगर टेक्निकली इसको समझना चाहें तो ये हैश बेस्ड पैरामीटर है जिसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है। बेसिकली क्या क्या चीज़ों का मिश्रण है इसमें, सप्लायर के GSTN का, इनवॉइस नंबर का और फाइनेंशियल ईयर का, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है IRN। 6th क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू जनरेट ई इनवॉइसेस। ई इनवॉइसेस जनरेट करने की प्री कंडीशंस या प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ई इनवॉइसेस जनरेशन की जो प्री रिक्विजिट्स हैं एक एक करके देख लेते हैं। 3 बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं कि जो पर्सन ई इनवॉइस जनरेट करना चाह रहा है वो पहले तो GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो उसका, और उसके अलावा ई-वे बिल या ई इनवॉइस पोर्टल पर भी उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बिना ई इनवॉइसेस जनरेट नहीं हो सकती। उसके बाद एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके लिए वो ई इनवॉइस जनरेट करना चाहता है, जैसे कि इनवॉइस होनी चाहिए या डेबिट नोट हो या उसके पास कोई ना कोई क्रेडिट नोट जरूर अवेलेबल होना चाहिए। और उसके अलावा अगर ई इनवॉइसेस को आप बल्क में जनरेट कर रहे हैं तो उसका पहला प्री रिक्विजिट है कि आपके पास वैलिड जेसन फाइल होनी चाहिए एज पर ई इनवॉइस स्कीमा, या आपके पास ERP ऐसा होना चाहिए जो कि इंटीग्रेटेड हो ई इनवॉइसिंग सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है कि ई इनवॉइस जनरेट करने के मेथड्स क्या क्या हैं, किन किन मेथड्स को यूज़ करके आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के। पहला तो ये है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स ERP। आपका जो ERP सिस्टम है, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए ई इनवॉइसिंग सिस्टम के साथ और वो डायरेक्टली आपकी ई इनवॉइसेस जनरेट करता जाए। दूसरा ऑप्शन है ERP इंटीग्रेशन थ्रू ASP या GSP यानी कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर या GST सुविधा प्रोवाइडर। और तीसरा होता है ऑफलाइन टूल बेस्ड ई इनवॉइसिंग यानी कि
गवर्नमेंट ने यानी कि जीएसटी पोर्टल भी एक जीएसटी का ई इन्वॉइसिंग का ऑफलाइन टूल प्रोवाइड करता है, आप उसको यूज़ करके भी ई इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है कि ई इन्वॉइसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ई इन्वॉइसिंग सिस्टम की आखिरकार ज़रूरत क्या थी। तो ई इन्वॉइसिंग सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स नज़र आए थे और वो बेनिफिट्स तो कुछ टैक्स पेयर्स के लिए भी थी और गवर्नमेंट के लिए भी ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स हैं उसमें। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक बार ये देख लेते हैं। पहले तो डेटा एंट्री एरर्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज आपको हर जगह जा के अलग अलग डेटा फीड नहीं करना। उसके बाद ये है कि अगर आपके यहाँ प्रॉपर सिस्टम सेट हो जाता है, मैं यहाँ पर अगर ज़रूर लगा रहा हूँ इसके आगे, बिकॉज अगर आप इसको हैफाजत तरीके से या अनप्लैंड या प्रॉपर सॉफ्टवेयर की हेल्प के बिना करेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट इन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको ज़रूर चाहिए इसमें। अगर प्रॉपर सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं होगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वाला जो बेनिफिट है ना, ये आप अवेल नहीं कर पाएंगे कभी भी। उसके बाद ऑटो क्रिएशन ऑफ ई वे बिल्स, तो ई वे बिल्स आपके अपने आप बन जाएंगे। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वॉइसेस, आपके इन्वॉइसेस जो हैं रियल टाइम आपके जीएसटी पोर्टल पर चढ़ते जाएंगे। और उसके बाद इजी एंड जेन्युइन आईटीसी क्लेम्स, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो जेन्युइन आईटीसी क्लेम्स हैं वही आएंगे। और उसके बाद रिड्यूस्ड फ्रॉड के चांसेस, तो फ्रॉड के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, कौन कौन से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हैं जो ई इन्वॉइसिंग के अंडर में कवर्ड हैं, कौन कौन से इन्वॉइसेस या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको ई इन्वॉइसिंग करना है। तो डॉक्यूमेंट्स जो ई इन्वॉइसिंग में कवर्ड हैं वो हैं पहले तो B2B इन्वॉइसेस इशूड बाय ए सप्लायर इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजैक्शंस, तो कोई भी B2B इन्वॉइसेस अगर आप इशू कर रहे हैं। उसके बाद क्रेडिट नोट या डेबिट नोट B2B इन्वॉइसेस के से रिलेटेड, तो B2B इन्वॉइसेस से रिलेटेड डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। और तीसरा है एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस। 10th क्वेश्चन है, क्या IRN जनरेट करना मैंडेटरी है। यस, सिंपल टर्म्स में यस, IRN जनरेट करना मैंडेटरी है। तो अब यहाँ पर थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो इजी से टेक्निकल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्या IRNs बल्क में भी जनरेट किए जा सकते हैं। तो यस, IRNs बल्क में जनरेट किए जा सकते हैं ऑन IRP। हालांकि अगर टेक्निकली इसको समझें तो आप जो अपनी इन्वॉइसेस हैं वो तो आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो IRN जनरेट होगा या IRP भी जो इन्वॉइसेस का अप्रूवल होगा वो एक एक करके ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक ऐसे ERP की या ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम की जो इस तरह से डिज़ाइंड हो कि आपका IRN एक एक करके रिक्वेस्ट होता जाए। यानी कि आपने बल्क में सपोज आपने 100 इन्वॉइसेस इशू करी, तो 100 इन्वॉइसेस आपने एक साथ सबमिट कर दी फॉर IRN जनरेशन। तो आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा कि एक एक इन्वॉइस को सबमिट करेगा, उसका IRN जनरेट होगा, फिर वो सेकंड के लिए करेगा, फिर वो थर्ड के लिए करेगा, और ये अपने आप ऑटोमेट होता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आपका सॉफ्टवेयर ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको फिर बल्क जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपको एक एक इन्वॉइस के लिए ये वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप बल्क जनरेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर तलाश रहे हैं, अगर आपको ई इन्वॉइसिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पर मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप क्लियर टैक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फास्टेस्ट बल्क जनरेशन सॉफ्टवेयर मिल जाता है आपको ये, और आप अप टू 1 लाख इन्वॉइसेस एट ए टाइम का IRN जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ई इन्वॉइसेस को अमेंड या कैंसिल किया जा सकता है। तो बहुत से लोग इसमें फंसते हैं कि ई इन्वॉइसेस को कैंसिल कैसे करें। मैंने ई इन्वॉइस इशू कर दी लेकिन अब उसमें कुछ गलती हो गई थी, तो मैं उस इन्वॉइस को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो एक बात ये समझ लीजिए कि ई इन्वॉइसेस को कैंसिल जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स तक कर सकते हैं, आफ्टर विच वो आपके ई इन्वॉइसिंग पोर्टल से हट जाती है इन्वॉइस, इसलिए वहाँ पर उसके लिए कुछ भी करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। इसलिए ई इन्वॉइसिंग के केस में ये बहुत ज़्यादा सजेस्टेबल है कि आप गलती मत करिए। कोई भी इन्वॉइस अगर आपको जनरेट करनी है तो प्लीज़ उसको पहले से ही सोच समझ के जनरेट करिए, क्योंकि 24 घंटे का समय बहुत कम होता है करेक्शंस या कैंसिलेशन के लिए। तो यहीं पर जो है इम्पॉर्टेंस आती है एक अच्छे ई इन्वॉइसिंग सोल्यूशन की। तो अगर आपके ई इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट डेटा वैलिडेशंस हैं, यानी कि जो भी डेटा उसमें आप फीड कर रहे हैं अगर वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाता है इंपोर्ट करते समय ही या IRN जनरेशन से पहले ही, तो आप एरर फ्री ई इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हो और आपको कैंसिलेशन की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी। तो ये क्लियर टैक्स जैसे मैंने कि सजेस्ट किया था, तो सेम ये जो है इनबिल्ट स्मार्ट डेटा वैलिडेशंस इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन है कि सर 1 अप्रैल से ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल थी और 1 अप्रैल तो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन
हमने अभी तक ई इनवॉइसिंग इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो अब हमारा क्या होगा? तो बेसिकली आप लोग जानते ही हैं कि ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुकी है 50 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो अगर आपका बिजनेस इसके लिए एलिजिबल है बट आपने अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपये पर इनवॉइस तक की, या 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। इसके अलावा इनकरेक्ट इनवॉइसिंग के लिए ये मिसलेनियस पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है, जो कि है 25,000 रुपये तक की। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ई इनवॉइसिंग जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर लीजिए, डिले मत करिए, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो क्लियर टैक्स यहाँ पर आपको ऑफर कर रहा है सिंगल डे ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन। एक दिन के अंदर अंदर आप ई इनवॉइसिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियर टैक्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14th क्वेश्चन पर। क्या IRP जो है आपको आर्काइविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या आप 24 घंटे से ज़्यादा अपनी इनवॉइसेस को IRP पर स्टोर कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि 24 घंटे का ही समय है, 24 घंटे के बाद आपकी ई इनवॉइस IRP पोर्टल पे से डिलीट हो जाएगी। तो इसमें जो है ई आर्काइविंग फैसिलिटी आपको क्लियर टैक्स देता है और आप 8 साल तक का डेटा, 8 साल तक की इनवॉइसेस उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या जो IRP पोर्टल है वो जो साइंड इनवॉइसेस हैं ये PDF या मेल के थ्रू सप्लायर और बायर को क्या भेज देगा, अपने आप वो क्या सेंड करेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपका IRP है वो कोई भी साइंड जेसन या साइंड इनवॉइस ना ही PDF में ना ही जेसन फाइल में किसी भी सप्लायर और बायर को नहीं भेजेगा। क्लियर टैक्स यहाँ पर भी हेल्पफुल है। आपकी जितनी भी इनवॉइसेस हैं उसको वो इनबाउंड कर लेता है, यानी कि वो एक्सट्रैक्ट करके सबके PDF जनरेट कर लेता है। और PDF जनरेट करने में भी आपके पास कस्टम टेम्पलेट्स का ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनवॉइस का जो फॉर्मेट चाहते हैं, जो डिज़ाइन, जो लुक चाहते हैं, वो भी आपको क्लियर टैक्स प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जिन इनवॉइसेस पर या जिन डॉक्यूमेंट्स पर टैक्स नहीं लगता है क्या उनका भी IRN जनरेट होना है? नहीं। नॉन टैक्स इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव एन IRN, यानी कि इसके लिए आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है बिल ऑफ सप्लाईज या डिलीवरी चलान्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17th क्वेश्चन, क्या IRN रिक्वायर्ड है ISD इनवॉइसेस के लिए? तो ISD का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, क्या उस पर IRN चाहिए? तो नहीं, उसके लिए IRN की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 18th क्वेश्चन, जो लार्ज बिजनेसेस हैं यानी कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनको B2B इनवॉइसेस के लिए तो ई इनवॉइसेस जनरेट करनी है, लेकिन क्या B2C ट्रांजैक्शंस अगर हैं तो B2C ट्रांजैक्शंस के लिए भी QR कोड डालना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो B2B इनवॉइसेस हैं उनके लिए तो IRP, जो IRP पोर्टल है वो जनरेट करेगा QR कोड, वो आप समझ चुके हैं अभी। लेकिन जो B2C इनवॉइसेस हैं, द टैक्स पेयर हैज़ टू जनरेट द QR कोड, तो आपको खुद QR कोड जनरेट करना पड़ेगा यूजिंग देयर इंटरनल एल्गोरिदम्स। आपको यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ताकि आप QR कोड इंटरनली जनरेट कर पाएँ। उसके बाद 19th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ई-वे बिल भी जनरेट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ई इनवॉइस जनरेशन? यस, ये तो बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है कि जब आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ई-वे बिल भी ऑटो जनरेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर लोग इसमें बहुत सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में। सवाल ये है कि जो GST रिटर्न्स का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है फ्रॉम ई इनवॉइसेस पोर्टल। ये बात बहुत क्लियर है। तो क्या हमें इस ऑटो पॉपुलेट हुए डेटा को फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा अपने रिटर्न्स फाइल करने से पहले? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कट कह दिया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एडवाइजरीज भी इशू करी हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि ये ओनस टैक्स पेयर का है कि वो अपने GST रिटर्न्स में भरा गया सारा डेटा खुद वेरीफाई करें अपने रिटर्न्स फाइल करने से पहले। अब थोड़ी बहुत इनवॉइसेस हों तो आप मैनुअली वेरीफाई कर लें। अगर ज़्यादा इनवॉइसेस हैं तो क्लियर टैक्स आपकी यहाँ पर भी मदद कर सकता है। तो बेसिकली सिंगल सॉफ्टवेयर, मैं बार बार क्लियर टैक्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये सिंगल सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने पास तो ये आपकी ऑल राउंड मदद कर सकता है ई इनवॉइसिंग को लेकर। तो क्लियर टैक्स यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है कि 1 क्लिक रिकन्सिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। आप एक क्लिक में रिकन्साइल कर सकते हैं ई इनवॉइसेस को, अपने ई-वे बिल्स को और अपने GST रिटर्न्स को। तो बार बार 2-2, 3-3 जगह आपको जाके डेटा रिकन्साइल नहीं करना पड़ेगा।
बात तो 20 क्वेश्चन की हुई थी, लेकिन एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए फायदे की बात। व्हाट इफ ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू माई बिजनेस बट आई हैव सेवरल क्लाइंट्स हु आर लुकिंग आउट फॉर ए गुड ई इनवॉइसिंग सोल्यूशन। मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स या दोस्त या रिश्तेदार हैं जो कि ई इनवॉइसिंग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली इफ़ यू हैव क्लाइंट्स और अदर कॉन्टैक्ट्स इन योर प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क हु आर लुकिंग आउट फॉर एन ई इनवॉइसिंग सोल्यूशन देन जॉइन द क्लियर टैक्स पार्टनर प्रोग्राम। तो बेसिकली क्लियर टैक्स पार्टनर प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी रेफ़र आप करेंगे अपने क्लाइंट्स को, उसके ऊपर आप कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली घर बैठे बैठे कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।